आपके सामने बांकीपुर का चुनाव है, वहाँ पर आप मुख्य विरोधी दल हैं, तो आपको तो एक फैसला लेना होगा ना। भारतवर्ष के अंदर जो माइनॉरिटीज है, उनको माइनॉरिटीज को वहाँ इस तरह का दर्जा मिला हुआ है कि वो प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पंजाब के जितने युवा हैं, वो हर एक घर परेशान है वहाँ पर कि युवा जो हैं वो ड्रग्स के आदी हो गए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, पूरे देश दुनिया की बातचीत करेंगे। इसमें हम बिहार की राजनीतिक गहमा गहमी से लेकर के हमारे केंद्र में अभी क्या सब चल रहा है, अड़ोस पड़ोस के राज्यों में क्या चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जो जियोपॉलिटिकल मुद्दा है उसमें किस तरह की हालचाल है, इसको समझेंगे। और इसके बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। और सबसे पहला सवाल हम शुरू करेंगे हमारे ही आसपास से, क्योंकि हमने सुना जैसे कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट में साहिबगंज के जो विधायक हैं राजू कुमार सिंह, उनको किस तरह से 4 साल की सज़ा सुना दी गई है, हार्श फायरिंग, जो कि 2018 के 31 दिसंबर नए साल के खुशी मनाने के मौके पर हुआ था। तो अब सबसे पहले साहिबगंज की राजनीतिक स्थिति में अभी क्या आने वाला है, इसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है कि जो यहाँ पिछला चुनाव जो हुआ था उसमें राजू कुमार सिंह बीजेपी के टिकट से चुनाव जीते थे। ऐसे पीछे उन्होंने कई दलों से चुनाव जीता है, वीआईपी से भी वो चुनाव जीत चुके हैं, जेडीयू से भी चुनाव वहाँ से जीत चुके हैं और जो रामविलास पासवान जी की पार्टी है उससे भी वो चुनाव जीत चुके हैं। 2005 का चुनाव उसी से जीते थे। तो लगातार वो साहेबगंज में एक आध अपवाद को अगर छोड़ दें तो लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन एक विशेष परिस्थिति बनी है और ये एक राजनेताओं को इससे सीख लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो कोर्ट ने कमेंट किया है या फैसले में जो लिखा है, कमेंट नहीं कहा जाए, फैसले में लिखा है, उसमें उसने राजनेताओं के लिए कुछ लक्ष्मण रेखा खींच दिया है कि भाई राजनेता जो होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनको रोल मॉडल जनता मानती है अपना। तो आपको बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो कि आप चाह कर भी उसको आप नहीं कर सकते हैं सार्वजनिक जगह पर। जैसे ठीक है कि 1 जनवरी या 31 जनवरी की रात को बहुत सारे लोग उस तरह की गतिविधियों में रहते हैं, खुशी मनाना, वो पटाखे फोड़ना, ये सब करना है। लेकिन राजनेताओं के खुशी मनाने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए। जिस तरह से वहाँ घटनाएं घटी और जो उसके पति के बयान आए, चूँकि पति भी उसके वहाँ पर मौजूद थे और बयान आए, तो वो निश्चित रूप से किसी राजनेता के लिए वो सही नहीं था। और उसमें फिर वो दुर्घटना ही वो कहा जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने यहाँ किसी गेस्ट को बुलाए हुए हो और उसको गोली मार दे। निश्चित रूप से जो फायरिंग होती है, हर्ष फायरिंग आजकल होती है, देखा है अपने कि बिहार में तो हर्ष फायरिंग खूब चलता है, शादी ब्याह में चलता है और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। कई बार तो हुआ है कि दूल्हा मारा गया है, कई बार दुल्हन मारी गई है। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो उनसे निश्चित रूप से बचना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि बिल्कुल इस पर इसी फैसले में ये भी फैसला आना चाहिए था राउज एवेन्यू कोर्ट का कि पूरे भारतवर्ष में हर्ष फायरिंग को बंद किया जाए। तो एक घटना अब निश्चित रूप से जो आपका ये प्रावधान है, उस प्रावधान के मुताबिक 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा होने पर वहाँ चुनाव फिर होता है। तो चुनाव होंगे और चुनाव होंगे तो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट वहाँ देगी। तो हम लोगों को जो यहाँ पर एक परिपाटी रही है कि ये चूँकि मिड टर्म पोल होगा, तो जो राजू सिंह की पत्नी हैं वो मोतिहारी से जिला परिषद की अध्यक्षा वगैरह भी रह चुकी हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी चुनाव में। और फिर वहाँ बराबर राजद लड़ता है, राष्ट्रीय जनता दल क्या कोई कैंडिडेट जो है सो होता है जो लड़ता है, तो निश्चित रूप से आरजेडी भी वहाँ पर टिकट दे सकती है। हाँ, वीआईपी को भी वहाँ टिकट मिल सकता है, क्योंकि वीआईपी का नज़र बराबर उस सीट पर, चूँकि एक बार राजू सिंह वीआईपी के टिकट पर भी वहाँ चुनाव जीत चुके हैं। तो विकासशील इंसान पार्टी जो ये जो इनकी पार्टी है मुकेश सहनी की, तो अगर उसके खाते में जाता है तो फिर मुकेश सहनी का कोई कैंडिडेट वहाँ चुनाव लड़ेगा। तो निश्चित रूप से अभी देखना है, एक अभी संभावना है कि हाई कोर्ट में मामला जाएगा और हाई कोर्ट अगर टोटल इस जो सज़ा हुई है और जो ऑब्जर्वेशंस है उन सब पर अगर पूर्ण रोक लगा देती है, अगर जिसकी संभावना थोड़ी कम है,
तो अगर पूर्ण रोक लगा देती है तब फिर वो बने रहेंगे जब तक कि फिर हाई कोर्ट से कोई सुनवाई नहीं हो जाती है। लेकिन आज के दिन में स्थिति यही है कि जो जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि इस तरह के निर्णय जब आते हैं तो 1-2 दिन के अंदर में ही उनको विधानसभा से या विधान परिषद से या राज्यसभा से यहाँ आपने देखा है कि यहाँ तो अनिल सहनी जी जो थे वो जो एक घोटाले में जब उनका नाम आया था और उसमें सज़ा उनको हो गई थी तो उनकी भी राज्यसभा की सदस्यता चली गई थी। तो इस तरह से आज की जो स्थिति है उसमें साहेबगंज में ऐसा लग रहा है कि एक मध्यावधि चुनाव को साहेबगंज को झेलना पड़ेगा। ये तो हो गई चलिए साहिबगंज की बात। अब हम बिहार में ही अगर एक और जगह जो जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा भी हो रही है वो है बांकीपुर सीट को लेकर के, क्योंकि वहाँ पे भी उपचुनाव होने हैं। वहाँ के बारे में क्या? देखिए, आपको सब लोगों को मालूम है कि बांकीपुर जो उपचुनाव हुआ है वो इसलिए हुआ है कि वहाँ के नितिन नवीन जो वहाँ से विधायक थे और बिहार सरकार के मंत्री थे, उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है और वो राज्यसभा में भी चले गए हैं, तो सीट खाली हो गई है। और सीट खाली होने के बाद से निश्चित रूप से एक नितिन नवीन के लिए भी वो प्रेस्टिजियस सीट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है ही, और सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के लिए वो सीट है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी के ये पहला चुनाव होगा। तो नेचुरली पहला चुनाव होगा तो उनकी साख दाव पर रहेगी। वो भी पटने का चुनाव है, कोई बाहर का चुनाव नहीं है, पटने का चुनाव है जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं। और एक तरह से मुख्यमंत्री के इन कुछ महीने जो गुजरे हैं उसका एक रेफरेंडम भी कह सकते हैं कि हो सकता है। नेचुरली तो लोग तो यही कहेंगे कि भाई रेफरेंडम में है। तो निश्चित रूप से ये एक प्रेस्टीज की लड़ाई है, लेकिन ये इस मामले को रोचक बना दिया है जो आज जो डिसीजन आया है, जो इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जन स्वराज पार्टी के, उन्होंने आज डिक्लेयर किया है कि प्रशांत किशोर जो उसके सूत्रधार हैं, जो उसके फाउंडर हैं जन स्वराज पार्टी के, वो स्वयं चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से अब ये चुनाव जो है सो रोचक हो गया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब इस चुनाव की आज के दिन की संभावनाओं पर हम लोग विचार कर सकते हैं। आगे क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में कब क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें बहुत साफ नज़र आ रहा है कि रोचक तो होगा, लड़ाई भी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा और निश्चित रूप से वो नितिन नवीन का ही पसंदीदा कैंडिडेट होगा और वो कायस्थ समाज से आने वाला ही कैंडिडेट होगा, जैसा कि एक संभावना जो बन रही है। नाम भी जो आ रहे हैं सब कायस्थ समाज के लोगों के ही नाम आ रहे हैं। तो और सबसे ज़्यादा उनकी आबादी भी वहाँ पर है, लगभग 70-75-80 हज़ार की आबादी है कायस्थों की, और उनकी प्रतिष्ठा का सवाल रहेगा। तो वो चुनाव जो है सो भारतीय जनता पार्टी की जीतने की संभावना वहाँ बनी रहेगी। अब देखना ये है कि क्या कांग्रेस से इनकी बात हुई है, क्योंकि जो ये इनका बराबर प्रयास रहा है प्रशांत किशोर का, खास करके चुनाव हारने के बाद वो लगातार इस प्रयास में रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उनका कोई एक वर्किंग रिलेशन उनका बने। लेकिन राहुल गांधी इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। प्रियंका गांधी इंटरेस्ट ले रही हैं, प्रियंका गांधी से इनकी बात हुई है, लेकिन राहुल गांधी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण बात इनकी बन नहीं रही है। लेकिन अभी ऐसा एक संभावना एक बन रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि यहाँ विपक्ष नहीं है, और जब भी कोई बहुत बड़ा मसला जब सामने में आता है तो वो जो युवराज हैं, जिनको कि हम तेजस्वी यादव के नाम से जानते हैं, वो तुरंत जो है सो कहीं बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। अभी ये पता चल रहा है कि अभी भी उनका विदेश जाने का, या तो आरजेडी का स्थापना दिवस मनाना था वो पहले मना लिया गया क्योंकि उनको यूरोप जाना था। तो वो एक तरह से ये क्या मतलब हुआ? आपके सामने बांकीपुर का चुनाव है, वहाँ पर आप मुख्य विरोधी दल हैं, तो आपको तो एक फैसला लेना होगा ना, और फैसला लेना होगा, अपने कैंडिडेट्स को देने होंगे। या आप अगर कैंडिडेट्स को नहीं दे के आप चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को ही हम नेता बनाएं, उनको माने इस चुनाव में मदद करें, तो उसके लिए भी आपको कहना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं बांकीपुर सीट के बारे में वो बिल्कुल आश्वस्त थे कि वहाँ कुछ उनका है नहीं, इसलिए भी वो यहाँ से चले गए हैं। और यहाँ रहने पर उनको हो सकता था कि प्रेशर पड़ता कि आप प्रशांत किशोर को पूरा अपोजिशन मिलके उनको कैंडिडेट मान ले, चूँकि जब पूरा अपोजिशन अगर उनको कैंडिडेट मान लेगा तो निश्चित रूप से, और
लड़ाई रोचक हो जाएगी वहाँ की, और टफ लड़ाई हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए, चूँकि देखिए एक बात आप जान लीजिए कि जो हम लोग जो इनको तेजस्वी यादव को जो हम लोग देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको रीड करते हैं पॉलिटिकली, तो ऐसा लगता है कि वो एक घबराए हुए लोग हैं, जिनको लगता है कि नहीं साहब फलना आदमी आ जाएगा तो हमारा कद छोटा हो जाएगा, फलना आदमी आ जाएगा, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि प्रशांत किशोर का कद यहाँ बढ़े। जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस के जो थे युवा नेता कन्हैया कुमार, उनको यहाँ नहीं बढ़ने दिया गया, बिहार में उनको पाँव नहीं रखने दिया गया। लालू यादव से सहमति बन गई नीतीश कुमार इनकी राहुल गांधी की कि नहीं साहब उनको जो है सो आप नेशनल लेवल पर उनको रखिए, लेकिन यहाँ पर आप बिहार के अंदर उनको सक्रिय नहीं कीजिए। तो ये इस तरह के मसले हैं और इसमें निश्चित रूप से रोचक चुनाव हो गया हुआ है। लेकिन आज के दिन की परिस्थिति में अभी वहाँ पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से चुनाव जीतते हुए देख रहा हूँ। कल क्या होगा ये तो समय बताएगा। इसके बाद जाति तो मैं केंद्र राजनीति पर, लेकिन बिहार से एक और कनेक्शन है अभी, क्योंकि हमारे बिहार के जो राज्यपाल हैं वो ईरान गए हुए हैं। आखिर ये डिसीज़न भी बड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि प्रधानमंत्री को इनविटेशन आया, उसके बाद अलग अलग तरह की बातें चल रही थी कि क्या इजराइल के साथ को क्या संदेश जाएगा अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर जाते हैं। ऐसे में ये डिसीज़न लेना कितना समझदारी भरा है? देखिए ऐसा है कि भारतवर्ष का एक विशाल देश है और भारतवर्ष के आपने देखा होगा कि हाल के वर्षों में पहले भी, और इधर 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री रूप में मोदी आए हैं, तो मोदी ने एक दुनिया के छोटे छोटे देशों के साथ भी अपना संबंध विकसित किया है, बनाया है, और उनको आर्थिक मदद भी की है और उनसे भी मदद ली है। तो अगर जैसे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को अगर इस तरह का प्रेसिडेंस बना दिया जाएगा कि जैसे ईरान के वो एक रिलीजियस लीडर थे, वो कोई प्रेसिडेंट नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो रिलीजियस लीडर के देहांत होने पर ठीक है कि उनको न्योता आया था और लोग सोच भी रहे होंगे कि जाना चाहिए, लेकिन मेरी समझ से समझदारी वाला काम हुआ है कि वो नहीं गए, क्योंकि फिर आप कितने जगह जाते रहिएगा, फिर कैसे आप वहाँ वेस्ट एशिया में भी, पश्चिम एशिया में भी जो दूसरे देश हैं वो भी तो आपकी तरफ देख रहे हैं, उनके भी तो रिलीजियस लीडर हैं, तो फिर नेचुरली उनकी तरफ से बुलाहट आएगी तो वहाँ भी प्रधानमंत्री को जाना पड़ेगा। तो एक बहुत सी सोच समझ के, क्योंकि ये जो हमारे जो गवर्नर हैं ये इनकी पृष्ठभूमि, हाँ इनकी पृष्ठभूमि सेना की है और ये मुस्लिम भी हैं, तो एक मुस्लिम कंट्री में एक आपने जब मुस्लिम प्रतिनिधि को भेजा है तो उसका एक मैसेज है पूरी दुनिया में, वेस्ट एशिया में भी मैसेज है कि भाई मुस्लिम को वहाँ पर महत्वपूर्ण जगह पर दिया जाता है। क्योंकि इतनी बात जो आई वो इसीलिए ना आई कि उनको नुमाइंदा बनाया गया, उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। अच्छे से उन्होंने नमाज पढ़ते हुए जिस तरह से उनकी तस्वीर वीडियोस आ रही हैं, उससे एक बहुत स्ट्रांग मैसेज, तो एक स्ट्रांग मैसेज गया कि नहीं साहब भारतवर्ष के अंदर जो माइनॉरिटीज़ है उनको माइनॉरिटीज़ को वहाँ इस तरह का दर्जा मिला हुआ है कि वो प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इतने बड़े देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनके साथ साथ एक जो विदेश राज्य मंत्री हमारे हैं उनको भी भेजा गया, ऐसा नहीं हुआ कि उनको अकेले भेजा, विदेश राज्य मंत्री भी महत्वपूर्ण, हम लोगों के यहाँ विदेश राज्य मंत्री पूरे दुनिया के देशों को वो देखता है, तो उसको तो 2 आदमी को, इसलिए हम ये एक तरह से भारत सरकार की बहुत सोची समझी रणनीति थी और उसके तहत उसने भेजा है। जबकि आपने देखा कि वहीं पर आपने देखा कि पाकिस्तान के सारे लोग जो थे वहाँ के सब लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, थोड़ा बहुत अजीब स्थिति लग रही थी। देखिए इससे ज़्यादा एक और बात पर मैं चर्चा यहाँ करना चाहूँगा जो कि सबको समझना चाहिए कि ये जो ईरानियन क्राइसिस जो हुआ, जिसमें कि अमेरिका, इजराइल और फिर ईरान से जो लड़ाई हुई, तो यहाँ अमेरिका की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है और एक तरह से अमेरिका ने पूरे दुनिया को एक परेशानी का सबब दे दिया है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्योंकि आज तक कभी भी जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो लगातार है और उसमें समुद्री जो पोत हैं उनका आवाजाही होता है समुद्र में पोत का, तो कभी भी ये सवाल नहीं खड़ा हुआ था। लेकिन आज ओमान और ईरान ये दोनों क्लेम कर रहे हैं कि हॉर्मुज पर मेरा आधिपत्य होगा और दोनों एक तरह से मिल गए हैं। हालांकि ओमान की बहुत नज़दीकी है अमेरिका के साथ, लेकिन उस मामले पर ओमान भी ईरान के साथ हो गया हुआ है और अब ये लोग जो है सो
पूरे हुर्मुज पर अपना कंट्रोल बता रहे हैं। और साथ साथ कंट्रोल से भी बड़ी बात हो गई कि ये जो है सो फ़ी कहते हैं कि हम इस पर टैरिफ लगाएंगे, टोल लगाएंगे। तो ये तो अमेरिका ने क्या कर दिया, ये जो ये इंटरनेशनल वाटर्स था, इस पर पूरे स्वतंत्र रूप से आवाजाही होती थी और दुनिया के 20% ईंधन की आवाजाही स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। तो ये अमेरिका और ट्रंप ने तो पूरे दुनिया को, भारतवर्ष को तो है ही है चक्कर में, भारतवर्ष पड़ा हुआ है, लेकिन पूरे दुनिया को, यूरोप को और दूसरे दुनिया के देशों को भी उसने चक्कर में डाल दिया है। और उसके साथ साथ अमेरिका की साख को इतना बड़ा धक्का लगा है कि अब वेस्ट एशिया के जो देश हैं, जो उसको अपने यहाँ सिक्योरिटी के नाम पर अपने यहाँ वो जो है सो जगह दिए हुए थे, उस पर जो बम्बार्टमेंट हुआ ईरान के द्वारा और जो परेशानियां बढ़ी उन देशों में, उसके कारण अब उन देशों को भी लग रहा है कि भाई अब हम कैसे ईरान से निपटेंगे। क्योंकि अब जो भय एक ईरान को जो अमेरिका का था, वो अमेरिका ने अपने को एक्सपोज करके उस भय को समाप्त कर लिया है। और उसका कारण ये था कि अमेरिका की ये सोच थी कि हम जो अटैक करेंगे ईरान पर, तो ईरान के लोग जो त्रस्त थे, ये फैक्ट है कि ईरान में हजारों लोगों को मौत के घाट रिलीजियस लीडर के आदेश पर हुआ था। लेकिन अब इस बात से इस बात से सीख लेनी चाहिए कि जब बाहर से कोई आदमी अगर अटैक करता है तो पूरा देश यूनाइट हो जाता है। ये अमेरिका को नहीं था पता कि ऐसा भी हो सकता है और यही कारण हुआ है कि वहाँ बहुत बड़ा फेल्योर अमेरिका को देखना पड़ा है। चलिए, ये तो दुनिया भर की बात हो गई और ये तो अभी लंबा चलेगा ये पूरा जो जियोपॉलिटिकल है। लेकिन हमारे देश में अगर केंद्र की हम बात करें तो केंद्र में एक अजीब से भी उथल पुथल बनी हुई है, क्योंकि अगले साल यूपी चुनाव है, पंजाब चुनाव नज़दीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी शायद चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में केंद्र में कैबिनेट रीशफलिंग की बात बहुत ज़्यादा मीडिया में तेज़ी से चल रही है और कहा जा रहा है कि कैबिनेट रीशफलिंग होगी या फिर अगर रीअपॉइंटमेंट होगा तो उसमें इन सारे चुनावों का जातीय या क्षेत्रीय आंकड़ा जो है उसको केंद्र बहुत ज़्यादा ध्यान में रखेगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या रीशफल सच में होगा या जो है उसी की को कंटिन्यू? नहीं, ऐसा है कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जब 2 साल करीब करीब बीत गए हैं, 24 में सरकार आई थी मोदी जी की तीसरी सरकार, तो हम लोगों ने देखा है कि जब भी कुछ वर्ष बीत जाते हैं तो एक समीक्षा होती है और समीक्षा होकर देखा जाता है कि कौन कौन से विभाग में जो मंत्री हैं या और दूसरे लोग हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं और कौन जो है सो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो उस हिसाब से चेंजेज लाए जाते हैं और चेंजेज लाना भी चाहिए, इसलिए कि आपको सबको एकोमोडेशन करना है। ये पूरा देश जो है सो इतने स्टेट्स इसमें हैं, तो उन सब लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए, उनके भी महत्वाकांक्षाएं हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जहां चुनाव होता है उसको दृष्टिगत रख के भी वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करती है। तो इसलिए ये जो एक बात आ रही है उसमें निश्चित रूप से लगता है कि रिसफल तो होगा ही और रिसफल होगा। और इसमें आपने नाम उत्तर प्रदेश का नाम लिया है, उत्तराखंड का नाम लिया है या फिर पंजाब का नाम लिया है। ये सब जो है सो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरी बार जीत के लिए वो अग्रसर होगी, तो उसके दिमाग में वो बात चल रही होगी। और सबसे बड़ा जो कमज़ोर कड़ी है वो है पंजाब उसके लिए। और पंजाब की स्थिति आप देख रहे हैं कि पंजाब जो है सो बॉर्डर स्टेट हमारा है, पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। तो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वो अपना जड़ जमाए वहाँ पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की जो के दिन में जो उसकी स्थिति है वो पंजाब में उसकी स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। कांग्रेस में द्वंद्व चल रहा है, कांग्रेस में आंतरिक संघर्ष चल रहा है। जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं वो उनको जो रायशुमारी हुई थी उसमें चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने की बात आई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वहाँ पर फिर वही जो राजा बडिग हैं वो वहाँ के अध्यक्ष बने रहे और विरोधी दल के नेता भी कोई दूसरे को बनाया गया और ये जो है सो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया है। तो ऐसी एक संभावना बन रही है कि चन्नी भी वहाँ किसी पार्टी में, और किसी पार्टी में क्या जाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का चूँकि कोई सिख फेस भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत सिख फेस नहीं है, इसलिए हो सकता है कि चन्नी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। तो पंजाब में, और पंजाब में जो समस्या है वो ड्रग्स की समस्या बहुत ज़बरदस्त है। और इस बार आपने देखा होगा कि अमित शाह ने जब नक्सलिज्म को उन्होंने ख़त्म किया तो अब उन्होंने सेकंड जो लिया है अपने हाथ में, वो कहा है कि हम इसको ड्रग्स मुक्त करेंगे। यानी जो उस तरह के जो उड़ता पंजाब फिल्म आपने देखा जिसमें कि ड्रग्स का जो ये है, तो नेचुरली
एक पंजाब के चुनाव को भी दृष्टिगत रख के अमित शाह का वो बयान है, क्योंकि पंजाब के जितने युवा हैं वो हर एक घर परेशान है वहाँ पर कि युवा जो हैं वो ड्रग्स के आदी हो गए हुए हैं, स्मैक के आदी हो गए हुए हैं, और इस तरह से वहाँ का पूरा युवा वर्ग जो है सो बर्बाद हो रहा है। तो इस तरह से पंजाब का ये है। ये तो बात हो गई पंजाब की, जो अभी चुनाव होने हैं। एक बात जो सबसे ज़्यादा चर्चा में आ रही है कि भाजपा जो केंद्र में या जो संसद में जो अपना गणित सेट करने में लगी हुई है, उसका अगला निशाना राष्ट्रपति चुनाव है। क्या इस बारे में अगर आप नहीं, राष्ट्रपति चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को जीतना ही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जब वो का कमिटमेंट है कि 2029 में जो चुनाव होंगे उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम जो एक माने लोकसभा की सीटों को हम इजाफा कर दें, उसमें बढ़ोतरी कर दें, और बढ़ोतरी करके और फिर उसमें उनको जो 1/3 देने की बात चल रही है महिलाओं को मिले, और उसके लिए उनको 2/3 बहुमत की ज़रूरत है। दूसरा बात है कि जो विरोधी पक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इसके बहाने डिलिमिनेशन भी करना चाहती है। ये डिलिमिनेशन का मतलब आप सब लोग समझते हैं कि ये जो है सो जो हमारा लोकसभा या विधानसभा का जो क्षेत्र होता है उसको समय समय पर उसके आकार को बदला जाता है। मैंने कोई प्रखंड या कोई जो क्षेत्र है वो जुड़ जाता है, वहाँ से किसी को हटा दिया जाता है, नामकरण भी चेंज कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हाजीपुर है तो हो सकता है कि वैशाली कल हो जाए और मुजफ्फरपुर कोई दूसरा नाम हो जाए। तो इस तरह से नाम भी बदले जाते हैं। और ये तो उन लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है, जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उन लोगों के दिमाग में चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो डिलिमिनेशन का जो काम करेगी उसमें वो अपने अनुसार ये जो कंस्टिट्यूएंसीज का निर्माण कर लेगी, जिसमें कि वो अजेय हो जाएगी, उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक उनके दिमाग में ये बात चल रही है, इसलिए वो लोग पुरजोर विरोध इसका कर रहे हैं। लेकिन तो अब विरोध आप कर रहे हैं, ठीक है, आप विरोध कीजिए, लेकिन अगर 2/3 बहुमत आ जाता है तो फिर आपके विरोध का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में भी लगी हुई है कि उस पर यह भी आक्षेप नहीं आवे कि हम दल बदल करा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा अभी टीएमसी को भी आप देखिए अगर, तो टीएमसी का ग्रुप जो बना वो भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता था, और लेकिन वो क्षेत्रीय पार्टी में जाके मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये आरोप अपने ऊपर नहीं लगाना चाहती है, और इसलिए वो मना कर रही है कि नहीं साहब आप अपना ग्रुप बना के। इसलिए वहाँ भी आपने देखा विधानसभा में भी जो टीएमसी अपना एक अलग टीएमसी बन के और वो अपना प्रयास कर रही है कि वहाँ हम ये बने। तो और कुछ लोगों को से बात उसकी चल रही है जिसमें वो एब्सेंट भी कर सकते हैं। जैसे यूएसआर जो ये आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है वो उसके काफ़ी अच्छी संख्या है, तो वो जो है सो विड्रॉ। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कुछ एब्सेंट करा के और कुछ लोगों को अपने साथ जोड़कर वो 2/3 बहुमत पूरा करके और इस काम को करना चाहती है। हालांकि ये सारे जो मुद्दे हैं वो इतने ज़्यादा गंभीर और गहरे हैं कि इस पर घंटों चर्चा हो सकती है, लेकिन हमारे पास समय अभाव है। इस वजह से हमने शॉर्ट में आपके सामने एक जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो प्रेजेंट करने का प्रयास किया है, और ये पर्सपेक्टिव आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को हम देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपके सुझाव और कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ताकि उस अकॉर्डिंग हम आपके सामने जो भी हमारे गेस्ट हैं उनको बुलाते रहें, आपके सामने वार्ता प्रेजेंट करते रहें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।